सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने 2 साल के अंदर बायलैटरल ट्रेड को $450 मिलियन से बढ़ाकर अब $2 अरब तक ले जाने का हदफ तय किया है और इस हदफ को हासिल करने से पाकिस्तान का माशी किरदार खित्ते में खासा मजबूत होने की तवक्को है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान प्रायोरिटी ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2022 में तय हुआ था, जिसका नफाज 2023 में हुआ और इस मुआहदे के तहत इब्तिदा में 17 अशिया को प्रायोरिटी टैरिफ सहूलियत भी दी गई। अब दोनों ममालिक ने फैसला किया है कि फेज़ 2 में इस फहरिस्त को ना किया जाए बल्कि उससे भी ज़्यादा किया जाए और इस एक्सपेंशन से फिर टेक्सटाइल के साथ साथ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन और ज़रूरी अजनास के अलावा केमिकल्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में भी ट्रेड बढ़ने की तवक्को है। अब मौजूदा स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024 और 25 में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सालाना तिजारत $400 से $500 मिलियन रही है और ये तिजारत 2019 में सिर्फ $27 मिलियन थी, जिससे वाज़ेह होता है कि चंद सालों में यहाँ पर नुमाया इजाफा हुआ है। अगर $2 अरब का टारगेट हासिल हो पाता है तो ये मौजूदा सतह से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। दोनों ममालिक ने चंद आम सेक्टर्स में ताउन पर भी खास तवज्जो दी और इनमें ट्रेड फैसिलिटेशन के साथ साथ कस्टम डिजिटलाइजेशन है और ट्रांजिट ट्रेड है। इसके अलावा रीजनल ट्रेड कॉरिडोर्स की तरक्की और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित भी शामिल है। फिर वीज़ा सहूलतों में भी बेहतरी को भी तिजारत बढ़ाने के लिए इस वक्त ज़रूरी करार दिया जा रहा है और सिर्फ उज़्बेकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इसके साथ साथ कजाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की ट्रेड टॉक्स बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रही हैं। अब ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया और वो रिलीफ पैकेज दिया गया इंडस्ट्री को, तो अब ये ट्रेड टॉक्स बेहतर अंदाज में आगे चलती हैं, फॉलो अप्स बेहतर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के उस इंडस्ट्रियल पैकेज को भी हम जहन में रखते हैं तो आगे पाकिस्तान में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पाकिस्तान अपनी कितनी नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकता है और जो ये ममालिक जिनके साथ ट्रेड खासा कम है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। चूंकि अब पाकिस्तान को बड़ी मार्केट्स में अगर आने वाले दिनों में स्ट्रगल होती है तो फिर इन छोटी छोटी मार्केट्स को बड़ी मार्केट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए मजीद क्या कुछ दरकार होगा, इस पर हम बात करेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, सरमाकारी और तिजारत के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं उज़्बेकिस्तान से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है पाकिस्तान की, कजाकिस्तान से बातचीत हो रही है। ये जो $500 मिलियन की ट्रेड है इसको $2 अरब तक ले जाने का सिलसिला चल रहा है। तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बाद अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान और भी बड़ी मार्केट्स बनाने जा रहा है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत जरूरी है कि आप रीजनल ट्रेड की तरफ तवज्जो दें और जब से ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आज़ाद हुई हैं हमारी कोशिश रही है, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में हमेशा अफगानिस्तान का मसला रहा है जो बार बार बड़ा पेचीदा हो जाता है। सो ये ज़रूरी है बट इट्स नेसेसरी बट सर्टेनली नॉट सफिशिएंट। जो असल बड़ी मार्केट है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के अलावा वो एक तो चाइना है और दूसरा एशियान है। इन दो मार्केट्स में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हासिल कर सका। हालांकि चाइना का हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी था जो 2007 में मैंने ही साइन किया था, मैं वजीर तिजारत था और ये बिल्कुल वही एग्रीमेंट था जो चाइना ने बाकी एशियान ममालिक के साथ साइन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना की मार्केट जरा डिफिकल्ट है और हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे वो उसको सही तरह पेनिट्रेट नहीं कर सके। वो आदी थे यूरोपियन यूनियन अमेरिका के, लेकिन चाइना की जो इतनी बड़ी मार्केट है उसमें वो पेनिट्रेट, बल्कि हुआ ये कि सही तरीकों से या गलत तरीकों से जो पाकिस्तान का इंपोर्टर है वो बहुत एक्टिव हो गया। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ मशीनरी और रॉ मटेरियल में हमने कंसेशन दिए थे कि वो पाकिस्तान में बगैर ड्यूटी के आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये एग्रीमेंट हुआ है तो इंपोर्टर ज्यादा एक्टिव है पाकिस्तान का, सही तरीके से या गलत तरीकों से अंडर इन्वॉइसिंग करके वो चीजें इंपोर्ट ज्यादा कर लेता है और एक्सपोर्ट हम नहीं कर सके। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कौन सी मार्केट्स पे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए तो ये चाइना की और एशियान की है।
तो वहीं साहब, ये जो रिसेंटली अभी हमने प्राइम मिनिस्टर का पैकेज देखा, ये रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट हुई, बिजली के रेट कम किए गए, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का जो रेट था उसको भी कम किया गया, व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए उसमें भी एक बड़ी कमी आई। तो अब ये इसकी अनाउंसमेंट के बाद अब ये पेनिट्रेशन आसान हो जाएगी या कुछ दूसरे इशूज़ हैं एशियान और चाइना में पेनिट्रेशन के? देखिए जी, पाकिस्तान का मसला ये रहा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स आते हैं। अब आपने 60s की दिहाई में देखा कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतर इकोनॉमीज में शामिल होता था, और ये मशहूर चीज है कि ये साउथ कोरिया जैसे ममालिक वो पाकिस्तान से आके मशवरा किया करते थे। लेकिन हमने देखा कि 60 की दिहाई के बाद 70 की दिहाई में तो टोटली हमने अपना निज़ाम ही बदल दिया। इधर हम इस्लामिक सोशलिज्म ले आए। सोशलिज्म था जिसने जो टोटल इंडस्ट्रियल बेस थी पाकिस्तान की, वो तबाह बर्बाद हो गई। उसके बाद हमने देखा 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने तरक्की की। 90 की दिहाई में हमने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए। नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में बेहतरीन रिफॉर्म्स आए, डी रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई। 2000 की दिहाई में मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ी तरक्की हुई। लेकिन हम इस तरक्की को कन्वर्ट नहीं कर सके सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में। जो बिलखसूस अभी प्रॉब्लम है वो ये पिछले 20 साल की प्रॉब्लम है। पिछले 20 साल में दुनिया में कर्जे महंगे हुए और हमने अपना कर्जों पे इन्हिसार कम नहीं किया। 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और ये हर हुकूमत जो कहती है कि जी वो हम पिछली हुकूमत से बेहतर हैं और वो नंबर्स कंपेयर करते हैं, ये 20 साल की अदवार की जो है ये हुकूमत, उसमें बीच में कुछ पीरियड्स अच्छे आए। मैं समझता हूँ जब 2013 से 18 तक का दौर था उसमें कुछ बेहतरी आई। लेकिन बेसिकली हमने अपने कर्जे बहुत बढ़ा लिए हैं और अपनी इकोनॉमी को कंजम्पशन बेस कर दिया है। और हमारी इंडस्ट्री सुकड़ रही है, हमारी एग्रीकल्चर भी सुकड़ रही है। तो जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को ठीक नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? जब आप ये चीज बना ही नहीं रहे तो आपने एक्सपोर्ट क्या करनी है? इंडस्ट्री तो आपको पता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हाँ, अब आपका जो सवाल है उसमें मौजूदा हुकूमत की जो टीम है प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, वो सरतोड़ कोशिश कर रही है और वो तरह तरह की नई पॉलिसीज ला रहे हैं, चाहे वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हों, चाहे वो पर्टिकुलर सेक्टर्स हों जैसे मीट एक्सपोर्ट्स या जेम एक्सपोर्ट्स, बल्कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्री को कैसे चढ़ाना है और उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कम करनी है, उसके लिए बैंक्स की जो क्रेडिट है वो किस तरह ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, इस पे तवज्जो है। और हालिया जो इक़दामात का ऐलान किया है, आई थिंक इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये मत समझिए कि इससे कल फर्क पड़ जाएगा। हमें इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ताकि हम इस मुल्क की इंडस्ट्री को, जो बंद इंडस्ट्री है, उसे रिस्टोर करें और ऐसे इंसेंटिव्स दें कि वो इस रीजन में compete कर सके। हमारा मेन कंपटीशन रीजन में है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है और वियतनाम से है, इंडोनेशिया से है, कंबोडिया से है। उनके मुकाबले में हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको कंपैरेटिव बनाएं ताकि हम एक बार फिर ग्रोथ के रास्ते पे चल सकें। तो हुमायूं साहब, ये अभी जो जिस तरह इक़दाम उठाए जा रहे हैं या रिलीफ देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, इससे क्या जो लोकल हमारा इन्वेस्टर है उसका एतमाद मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकेगा और फिर उससे भी आगे बढ़कर क्या फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इससे आ सकेगी, हम मुल्क में लाने में कामयाब हो सकेंगे? जिन पिछले 20 सालों का आपने जिक्र किया उसमें भी हम 40-42 अरब डॉलर के करीब ही मजमूई तौर पर ये इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब रहे, जो सालाना बुनियाद पर तो बहुत ही कम 2 अरब डॉलर के अराउंड बनती है। तो ये क्या अब इस फिगर को हम थोड़ा सा बढ़ाने के काबिल हो जाएंगे इन हालात में? आखिरी जो मेजर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी वो 2007 में आई थी, 2007-8, $8.4 बिलियन।
उसके बाद तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई खातर ख्वाह हमें कामयाबी नजर नहीं आई है। देखिए, आपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात की। सबसे पहले आप अपने लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करें, उस और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, हम बड़े बड़े कुछ चीजें देखेंगे कि जी फलां आया और उसने इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई रिफाइनरी बना रहा है, कोई क्रिटिकल मिनरल्स में आ रहा है, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बनती है वो उसको आपका लोकल इन्वेस्टर लाता है। पर अगर मैं लोकल इन्वेस्टर हूं, मैं एक ढूंढ के अपना फॉरेन साथी लाऊंगा जो कि हम मेरे साथ फिर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसमें अभी तक हमें कामयाबी नहीं हो रही, लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की, जो पॉलिसीज हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। हमें इंतजार है इस मुल्क में एक फुल फ्लेज इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने का। उसमें कुछ चीजें आ रहे हैं क्योंकि हम एक IMF प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, उस प्रोग्राम की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन विद इन दोस काम किया जा रहा है और डायरेक्शन सही है। कुछ कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के इन्वेस्टर का बहाल हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो दिसंबर में 10% से ज्यादा बढ़ी है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, और बड़ी आसानी से पता चल जाता है। आप किसी बैंक से जाके पूछें कि अभी पाकिस्तान के इन्वेस्टर ने अपने रोजमर्रा की कारोबार चलाने के अलावा कोई नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मांगनी शुरू की है, तो वो अभी तक बहुत ज्यादा देखने में नहीं आ रहा। तो हुमायूं साहब, ज़ाहिर है ये दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने ऐसे हैं कि इनके फिगर्स मंथली बेसिस पे तो खासे बेहतर हैं। हमने जनवरी में 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होते देखी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ है। दिसंबर में भी ये लैंडिंग का परसेंटेज थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन ये जुलाई से जनवरी तक को जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो इसमें बैंक से लैंडिंग प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम हुई है पिछले सालों की निस्बत। ये कोई 500-600 अरब के करीब ये हुई है, जो कि 1 खरब से ज़्यादा पिछले साल हुआ करती थी। तो ये वाली अभी भी ये चैलेंजेस, इसका मतलब कि प्राइवेट सेक्टर अपने ऊपर महसूस कर रहा है। अब ये खुलकर मैदान में कब आ सकेगा, और ये ट्रेंड की सूरत में, पॉजिटिव ट्रेंड की सूरत में, सारे फिगर्स हमें जो मंथली बेसिस पर अभी नजर आ रहे हैं, ये किस तरह मुमकिन हो सकेंगे? देखिए, पहले आप बात कर लें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। उसमें तकरीबन जो सूद की शरह है वो आधी से ज्यादा बेहतर हो गई है। इट्स अ बिग एडवांटेज। आपने जो अभी फरमाया कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं बिजली के जो टैरिफ्स हैं उसमें कमी, जो ERF एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी है उसमें सिग्निफिकेंट कमी हुई है। दीज आर वेरी डेफिनेटली पॉजिटिव साइंस। लेकिन देखिए, ना सिर्फ जब कि आप IMF रिजीम में हो, बल्कि वैसे भी एक फाइनेंशियल फिस्कल डिसिप्लिन में आप नोट छाप तो नहीं सकते। तो आपने अगर एक टारगेट सेट किया है कि आपका मनी सप्लाई जो मुल्क में कैश सर्कुलेट कर रहा होगा, मनी सप्लाई जो होगा वो इस सतह पे होगा, और वो जो टारगेट है वो ज्यादातर फेडरल गवर्नमेंट के डेफिसिट फिल करने में लग जाए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर्जा लेती है पाकिस्तान के बैंकारी निजाम से, तो वो फिर पाकिस्तान का बैंकारी निजाम प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकता। तो इसमें गवर्नमेंट की भी एक जद्दोजहद होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट भी इस रास्ते पे लगी हुई है कि अपना ये जो रुझान है कि अपनी जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के बैंकारी निजाम से कर्जे लेके अपने डेफिसिट पूरे करने में, उसमें कमी की जाए। उसमें कमी हो भी रही है, और इसीलिए आप देख रहे हैं जो आपने फरमाया कि पाकिस्तान का बैंकारी निजाम, पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अब ज्यादा तेजी से उस तरफ कर्जे उस तरफ मोड़ आया आपने। लेकिन हमारे साथ अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है, जाहिर है वो बड़ी हद तक रुकावट होता है कर्ज़ों को अवेल करने में। वो अभी भी डबल डिजिट में इंडस्ट्री का, पूरी बिजनेस कम्युनिटी का ये एक बड़ा देरीना तकाजा है, डिमांड है कि अब ये इसको कम से कम सिंगल डिजिट में लेकर आएँ, ताकि रीजन के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनसे तो वो किसी हद तक एक करीब करीब वाला मामला हो सके, चूँकि अभी गैप बहुत ज़्यादा है इन्फ्लेशन रेट और इस इंटरेस्ट रेट के दरमियान।
जी, इसमें इसमें कोई शक नहीं। आपको मालूम है कि मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो इंटरेस्ट रेट मुल्क में क्या ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में होती है। और वो अब देखें, मुझे लग रहा है जो आपने फरमाया कि जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इन्फ्लेशन और उसके मुकाबले में काफी ऊपर है। इसका मतलब काफी स्प्रेड अवेलेबल है। तो अगर तो हम इसी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते रहे तो मेरे ख्याल में कि सेंट्रल बैंक भी इसको देखते हुए फर्दर कमी करेगा। ये स्ट्रेट अवे स्टेट बैंक के पास में भी नहीं होती। उन्होंने भी बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, मद्देनजर रखनी होती हैं, जिनको देख के वो अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करता है। बट मैं समझता हूं कि अगले चंद माह में हमें कुछ बेहतरी नजर आएगी, शरह सूद में फर्दर कमी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी और तिजारत मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने रियासती मिल्कियत में आने वाले इदारों की प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज करने का फैसला कर लिया है और इसका बुनियादी मकसद हुकूमती खसारे को कम करने के अलावा कारकर्दगी को बेहतर बनाना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है। हुकूमत ने इस साल 24 रियासती इदारों यानी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया है। इनमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा 5 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और 2 बिजली पैदा करने वाली कंपनीज भी शामिल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन के बाद अगली प्रायोरिटी करार दिया गया है। पहले तुर्की, सऊदी अरब और यूएई के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद पर बातचीत हुई, लेकिन कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका और उसके बाद फिर ओपन बिडिंग का फैसला किया गया ताकि शफाफियत के साथ एक बेहतर ऑफर सामने आ सके। अब हुकूमत का सिलसिले में कहना है कि एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग से सिविल एविएशन अथॉरिटी बड़े एयरपोर्ट्स के बजाय छोटे एयरपोर्ट्स की बेहतरी पर तवज्जो दे सकेगी और सिलसिले में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल एडवाइजर का किरदार अदा करने में दिलचस्पी भी जाहिर की है। कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को भी बाद में इसी मॉडल पर आउटसोर्स किया जाएगा। मौजूदा मुलाजमीन को बरतरफ करने के बजाय छोटे एयरपोर्ट्स में एडजस्ट किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की असल वजह एसओईज के भारी नुकसानात हैं। माली साल 2025 में एसओईज की वजह से हुकूमत को ओवरऑल तकरीबन 1229 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और हुकूमत ने इन इदारों को सहारा देने के लिए 2100 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी और माली मदद दी है। इस सिलसिले में पावर सेक्टर का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा है। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हर साल तकरीबन $1 अरब के बराबर नुकसान करती है, जिसमें लाइन लॉसेस के साथ बिजली चोरी और नाकिस नुकसानात इनकी बड़ी वजूहात हैं। पावर सेक्टर का ओवरऑल सर्कुलर डेट भी तकरीबन 2400 अरब तक पहुंच चुका है, जबकि नुकसानात 5900 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुके हैं। 5 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का मकसद इन नुकसानात को कम करना है। प्राइवेट सेक्टर से तवक्को है कि वो रिकवरी बेहतर करेगा, टेक्नोलॉजी लाएगा और इस तरह फिर सियासी मुदाखलत भी कम होती जाएगी। हुकूमती प्लान में 2 जिंकोस यानी गुड्डू और नंदीपुर पावर प्लांट्स को भी प्राइवेटाइजेशन के लिए फास्ट ट्रैक पर रखा गया है, क्योंकि ये प्लांट्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पैदावार नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से हुकूमती खसारा कम हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलेटरी निज़ाम मजबूत ना हो तो बिजली के टैरिफ बढ़ने का खदशा भी मौजूद रहेगा। माजी में कुछ प्राइवेटाइजेशन के तजुर्बात कामयाब रहे, जबकि कुछ में कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी और इसकी एक बड़ी वजह एक बड़ी मिसाल इसकी कि इलेक्ट्रिक भी है, जो इंतज़ामी लिहाज से भी खासी कमज़ोर रही है और जिसको रिकवरी फेलियर के नतीजे में हुकूमत को मजबूरन राइट ऑफ देना पड़ा। इसीलिए अब एक्सपर्ट से कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के साथ रिफॉर्म्स और फिर निगरानी के अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। तो ओवरऑल हुकूमत का ये इक़दाम माली दबाव कम करने की एक संजीदा कोशिश कही जा सकती है, जिसके नताइज का इन्हिसार बहरहाल अमल दरामद के मेयार पर ही होगा। मुश्किल होगा और इस एक साल में कितनी कामयाब प्राइवेटाइजेशन हो सकेंगी, इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब PIA को हमने बड़े बेहतर अंदाज से प्राइवेटाइज़ कर दिया, लेकिन ये जो पावर सेक्टर है, जिंकोज और फिर उसके बाद डिस्कोज, ये जो 5 से 6 प्राइवेटाइजेशन का प्लान है, आपको लगता है कि ये 2026 में कामयाबी के साथ हो सकेगा? अरबाब साहब, अभी आपने जो नंबर जिक्र किया, ये नंबर पहले ये सोचें ये आए कहाँ से हैं। मैं 2008-9 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ज्वाइन की थी, आई वाज वर्किंग अब्रॉड, और मैंने आकर ये देखा कि पाकिस्तान में द डेटा ऑन द SOEs के टोटल SOEs हैं कितने
मुझे यही नहीं मिलता था। फिर मैं जब जाकर उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखने की कोशिश की तो पता चला 2-3 साल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स नहीं बने हुए थे। फिर ये डेटा कहीं मुंजमद होकर इकट्ठा होकर फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं था। 2011-12 में ये पहली रिपोर्ट मैंने ही लिखी थी। जो आप एग्जैक्ट नंबर 2024 के रिपोर्ट से आज ले रहे हैं, अब 2025 की भी आ गई है। सो ये बदतदरीज फिर हम रिपोर्ट्स लिखते रहे और उसमें ये बात सामने आती रही कि जो नुकसानात हैं वो हैं और बढ़ते चले गए। सो पहले तो बात यह है कि हमने जब रिपोर्ट लिखी तो हमें ये पता चला कि 90 के करीब कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट खुद चला रही है, इतनी ही उनकी सब्सिडरीज भी हैं। और ये पता चला कि फुटप्रिंट क्या है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पावर, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग। ये आज भी वही फुटप्रिंट है जो मैंने उस वक्त लिखा था और उसका मकसद ही ये था कि हम ये बता सकें। अब आप आगे चलें, 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जब हमें ये डेटा मिल गया तो फिर हमने एग्रीगेट किए। अब आप इस वक्त क्यूमुलेटिव लॉसेस 25 की रिपोर्ट है पर वो पब्लिश नहीं है, अभी अप्रूव नहीं है बाय अथॉरिटीज। 2024 की ये कहती है एग्रीगेट जो लॉसेस हैं वो 5,748 अरब रुपए के 21 बिलियन डॉलर के इनकी बुक्स पे पार्क्ड हैं और वो ज़्यादा हैं NHA, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, सारे डिस्कोज को मिलाकर और कुछ और एंटिटीज को मिलाकर। सो पहले तो इसको समझ लें। और सालाना का जो लॉस है वो एट अ वेरी हाई लेवल है और इन्हीं में ज़्यादा है और वो डेटा भी हमारे पास मौजूद है, उसमें पड़ा हुआ है। आपने जिक्र किया कि इसका पे कौन कर रहा है। आप अगर आज बजट में चले जाएं तो बजट में एक लाइन आइटम है, वो कहता है कि 400 अरब रुपए जो सर्कुलर डेट है उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और चूंकि IMF के साथ एंगेजमेंट है तो वो फिस्कलाइज हो गए, जिसका मतलब ये है कि आप और मैं अपने टैक्स के पैसे से जो इनएफिशिएंसीज है, आपने कहा $1 अरब, द एग्जैक्ट फिगर इज 400 बिलियन रुपीस, वो फिस्कलाइज किया जाएगा 2026 में। ये एक पोजीशन हो गई। इसके अलावा एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है जो कि मैं बार बार 10 साल से कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब है हम एक डिस्को के जो हायर टैरिफ है उसको पार्क करते हैं दूसरे डिस्को के लोअर टैरिफ को बराबर करने के लिए एक 375 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। ये भी मैं कहता हूं कि लेट देम कम्पीट। अब जो मम्मा है इज द फॉलोइंग, हमने पब्लिक सेक्टर में इनमें से किसी भी डिस्को को, किसी भी PIA को, रेलवे को हमने कंपेटिटिवली चलाने की कोशिश ही नहीं की और मार्केट बनाने की कोशिश नहीं की। दैट वाज आवर फर्स्ट फेलियर। दैट डजंट मीन कि हर चीज बेच देनी चाहिए, पर हर चीज हमने सरकार में ये कोशिश नहीं की। फिर क्या करना पड़ा, सॉवरन गारंटीज टू डेट, लोन्स, इक्विटी इंजेक्शंस, ग्रांट्स, सब्सिडीज, एक टोटल सपोर्ट क्रिएट होती है। अगर मतलब आप 6-6 महीने की सपोर्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा 600 अरब रुपए की जो सपोर्ट है वो ये अलहदा है फ्रॉम जो मैंने आपको पहले उसका जिक्र किया, ये क्रिएट की जाती है। कुछ एंटिटीज प्रॉफिट में भी हैं तो आप कहेंगे उनको ना बेचें, एंड आई टॉक अबाउट दैट। बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो उनको कमाना चाहिए अगर वो प्राइवेट सेक्टर में होती और जो वो कमा रही हैं, एक बिल्कुल ही फर्क स्टोरी है उनकी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर OGDCL या पाक पेट्रोलियम या पाक अरब रिफाइनरी प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट कमा रही हैं, और ये लार्जली अकाउंटिंग प्रॉफिट्स भी हैं। सो इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो लो है, वैक रिमेन्स हाई, सो देयर इज अ लॉजिक देयर आल्सो। यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसी को लेकर आगे चलें तो 3 जुज हैं। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक होना है, एक पॉलिसी साजी ठीक होनी है, जैसे टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मैं एक पॉलिसी का जिक्र कर रहा हूं, और तीसरा जो ऑपरेशंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाने हैं। अब इसके कई मॉडल्स हैं। मसलन अगर आप एयरपोर्ट की बात करें, हमने G2G की कोशिश की, हम कामयाब नहीं हुए। अब दुनिया में मॉडल्स हैं। हीथ्रो एक फुली प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट है यूके का, वो एक रेगुलेशन स्ट्रांग है पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। दिल्ली जो है वो PPP या कंसेशंस मॉडल पे है। सो हु इन्वेस्ट, द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट, गवर्नमेंट का रोल ओनर और रेगुलेटर का रहता है, बट कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लियर, दे रन इट। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि व्हाट मॉडल डू यू वांट टू अप्लाई, बट
पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि सरकार में रहते हुए इस ओनरशिप के साथ हम इनको चला नहीं सकते, बिकॉज हम कमर्शियल डिसीजंस नहीं लेने देते। और जहां तक बोर्ड्स का ताल्लुक है, मैंने बड़ा क्लियरली हमेशा कहा है, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसे 2008 में आकर एक कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू ये नए बोर्ड्स बनाए थे। अगर मेरा 1% भी ना लगा हो अरबाब, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक जिसे कहते हैं कि एक फ्रेमवर्क ऐसा है जिसमें बोर्ड जो है वो डिसीजन ही नहीं ले पाते जो उनको लेने चाहिए। अगर इन दोनों चीजों को आप कंबाइन करें, सो बोर्ड्स के वो फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको फुलफिल करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। सो थिंक अबाउट इट कि क्या हमें इन चीजों को सरकार में रखना चाहिए। उसका जो जवाब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, पर जवाब बड़ा गहरा है कि ये जो पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसमें चलें आप कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी में, कोई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी में, कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रिटिकल नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट में तो आप चीजें रख सकते हैं, बट अदरवाइज टू रन एनीथिंग, या आप कहें कोई मार्केट फेलियर है, कोई नेचुरल मोनोपोली है, आप वो नहीं करना चाहते। सो आपको कोई रूल बना लेना चाहिए कि ये ऑपरेशंस एक डिस्को के सरकार में रखने का बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, और स्पेशली जब हम उनमें से मेजर डिस्कोस के अच्छे सीईओज या मैनेजमेंट भी नहीं ट्रांसफर कर सकते, और जिनकी इक्विटी नेगेटिव है 835 अरब रुपए। लेट मी रिपीट दैट, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ऐसे नहीं हो गई, लास्ट टाइम इसलिए नहीं हुई थी कि 600 अरब उठाए थे, 835 अरब उठाए हैं, पार्क किया है। अरबाब, you and I for the next 10 years are going to be paying this, and it is bank financed. नेगेटिव इक्विटी बाकियों की भी है, इनको भी क्लीन अप करना पड़ेगा, और लॉसेस को, बुक्स को क्लीन अप करना पड़ेगा। और अगर आप जाकर जो ये इस वक्त कामयाब या प्रॉफिटेबल हैं 30-40 इस 85 में से, तो उनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो कहीं पे तो 5% से भी नीचे है। सो उनको भी करना चाहिए। सो ऑप्शंस क्या हैं? आउटसोर्स कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, कंसेशन मॉडल कर सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और आउटराइट सेल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की कामयाब मिसाल क्या है? बैंकिंग सेक्टर, लुक एट देयर मनीज, ठीक है वो तो सरकारी बहुत बड़ी बोरोवर है, बट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन आप देखें तो मेरा ख्याल है कि 2024 में 200-250 अरब रुपया तो हमने टैक्सेशन की मद में उठा लिया है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी कम है। क्यों है ये? बिकॉज वी लेट द प्राइवेट सेक्टर कम इन एंड रन दीज बैंक्स। तो खान साहब, इसका मतलब रेगुलेशंस और रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है, पहले इसको टाइमली तेज करना है और उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं। ये इतना सिंपल नहीं है कि एक खसारे वाले इदारे को बस बेच कर जान छुड़ा ली और फायदे में आ गए। रिफॉर्म्स और रेगुलेशंस को भी पहले कंप्लीटली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो तीनों चीजें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जब तक अच्छा नहीं होगा, एविएशन पॉलिसी ठीक नहीं होगी, ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाएं, आप यू कांट क्रिएट अ हब एंड स्पूक मॉडल कि जिस तरह यूएई में आते हैं, यूरोप जाते हैं, यूरोप से वहाँ रुकते हैं, ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये सारा क्रिएट करना पड़ेगा। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, पॉलिसी साजी को बहुत ठीक करना पड़ेगा। एविएशन पॉलिसी, ओपन स्काइज कहना, it sounds very talk of the town कि you have this kind of policy. It's really not that simple. You have to dig deep. So regulatory framework ठीक क्यों नहीं होता? इसलिए कि पाकिस्तान में regulatory framework के लोग ही नहीं है। This is the only place where you have to go to countries like Australia. मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ, वहाँ जाकर आपको रेगुलेटर्स जिन्होंने 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल काम किया है ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर फ्रेमवर्क्स बनाने में, आपको लाने पड़ेंगे। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप बहुत ही इज्जत के साथ ये कहता हूँ कि इसको एक पार्किंग प्लेस बना लेंगे हमारे रेगुलेटर्स को, जो कि हमने बनाया हुआ है, मैं भी शायद एक अच्छा रेगुलेटर नहीं साबित होऊंगा, बिकॉज मेरा तजर्बा नहीं है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स का। हालांकि पाकिस्तान की 2 किताबें लिखी हैं मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी किताब लिखी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी ठीक कर रहे हैं, और सरकार में ही लिखी है, सरकार के पास ही वो किताब मौजूद है। बट थिंक दीज थ्रू। पॉलिसी साजी के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि देयर आर सर्टेन मिनिस्ट्रीज like energy, like aviation, like finance, these are very very technical ministry. Policy साजी मतलब आप कहते हैं कि IPPs की पॉलिसी नहीं सही थी, मैं भी मान लेता हूँ ये बात, 17% गारंटीड रिटर्न, पर
आज भी सोलर पॉलिसी हम ठीक नहीं कर पा रहे। अरबाब, दैट्स द चैलेंज। अभी हम बातें क्यों आज कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि यार एक टाइम है, एक स्पेस है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है। अब ये फंडामेंटल्स ठीक करने का टाइम है और ये सेक्टर्स बनने हैं। ये नहीं है कि हम जाके कोई चीज बेचना चाहते हैं और सिर्फ जान छुड़ाना चाहते हैं। दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट, बट उनकी सेक्टोरल डेवलपमेंट, उन सेक्टर्स का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, उन सेक्टर्स का पाकिस्तान को दुनिया भर में नाम बनाने का, दीज आर वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स देन जस्ट सेइंग कि हम सिर्फ कोई चीज बेचना चाहते हैं। अगर हम इस सारी प्राइवेटाइजेशन को डॉगमा या वो ना समझें, इसको एक फ्रेमवर्क समझें इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क। अच्छा खान साहब, जो पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन है, इसका एक लास्ट सवाल इससे मुतालिक मैं पूछना चाहूँगा कि जब तक ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा, जब तक ये पॉलिसी मेकिंग होगी, जब तक ये रिफॉर्म्स प्रोसेस पूरा होगा, उस वक्त तक तो फिर ये खसारा भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जाएगा। ये इसको कैसे रोकेंगे, ये इसको कंप्लीट करने तक? लेट देम टू स्टार्ट टू कम्पीट। सोचें कि सरकार में रहते हुए अगर टाइम फ्रेम चाहिए इनको बेचने के लिए, और बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा तवज्जो चली गई है कि जैसे कोई बोर्ड्स आएंगे इसको ठीक कर देंगे। अभी भी डायरेक्टली मैं हमेशा कहता हूं, इट इज द CEOs, द CFOs, द C-suite जिसको कहते हैं, दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। और अगर इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे तो एक पॉलिसी साजी, थोड़ा सा C-suite ठीक करें और थोड़ा सा कंपेटिटिव मार्केट बनने दें। एक CTBCM है, 11 साल हो गए मुझे सुनते हुए स्टोरी को। वो क्या है? वो है पाकिस्तान में एक एनर्जी मार्केट का क़याम। सो मार्केट का क़याम कीजिए, B2B भी जाने दीजिए। फ्रॉम डिस्को जो व्हीलिंग चार्जेस का इशू रहा है 24-22 रुपए के, अब आके हम वो 8 रुपए 85 पैसे पे सेटल हुए हैं। लुक हाउ मच टाइम वी स्पेंड टू गेट वन पॉलिसी इन प्लेस। Today, my problem is 41,000 megawatts of energy, and when I talk to you in winters, 12,000 मेगावाट की डिमांड आ रही होगी ऑन दी एवरेज, 13,000 आ रही होगी ज्यादा। आई एम पेइंग द फिक्स चार्जेस ऑन 41,000 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी। सो व्हाट डू आई वांट टू डू? टैरिफ का रिफॉर्म किसने करना है? रेगुलेटर ने करना है। ही और शी और दे हैव टू गिव अस अ फ्रेमवर्क कि कैस्केड कैसे करें टैरिफ को, कि इस चक्कर से निकलें। एवरी एक्स्ट्रा यूनिट मार्जिनल कॉस्ट पे बेचें, फ्यूल कॉस्ट पे बेचते हैं, बिकॉज आपने अपने पहले पैसे तो रिकवर कर लिए हैं। अब आप कहें कि जी एवरी यूनिट तो मैं सस्ता बेचने को तैयार हूं। हम आज तक उस टैरिफ पे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि लोग गैस भी इस्तेमाल करें, लोग बिजली भी इस्तेमाल करें। अब ये भी पॉलिसी गलत है। क्यों गलत है? पाकिस्तान में एक चीज होनी चाहिए, हर एक के घर बिजली आएगी, ये याद रखना, इवेंचुअल डे ये आ जाएगा। और गैस उन एफिशिएंट पावर प्लांट्स को जाए जो कि मेरे घर का जो 15-18% का ये जो गीजर है उसमें ना जाया हो रही हो, बल्कि 35-40% का जो एफिशिएंट पावर प्लांट है। सो वी टॉक्ड अ लॉट ऑन पॉलिसी फ्रंट। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि हम ये सारी पॉलिसी साजी जो है, जिसको स्ट्रक्चर की तब्दीली है, जिसको फंडामेंटल की तब्दीली है, हम उस तरफ क्यों नहीं जाते? आखिरी बात मैं कहूंगा कि आज प्राइवेट सेक्टर भी सिर्फ एक ही बात करता है, नर्ख कम कर दें। बात ये नहीं करनी चाहिए, बात ये करनी चाहिए कि स्ट्रक्चर तब्दील कर दें इस सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर का। 4 चीजें, वाटर, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड पेट्रोलियम, ऑल थॉट टुगेदर एज वन मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत के साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क भर में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है और आज मकामी मार्केट में सोना 14,800 रुपये महंगा हो गया। अब सराफा बाज़ारों में ख़रीदार और इन्वेस्टर सोने के भाव में जो इस वक्त तेज़ उतार चढ़ाव है, उससे तशवीश का भी खासियत तक शिकार हैं। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज फ़ी तोला सोने की कीमत में 14,800 रुपये का इजाफा हुआ और इस इजाफे के बाद अब फ़ी तोला सोना बढ़कर 5,29,162 रुपये तक पहुँच गया है, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतहों में शुमार होता है। अब इस तरह 10 ग्राम सोने की जो कीमत है वो 12,689 रुपये बढ़ी है और ये अब 4,53,671 रुपये तक पहुँच चुकी है। सिर्फ एक दिन में आने वाला ये इजाफा गैर मामूली समझा जा रहा है। आलमी मंडी में भी सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है और आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $148 बढ़कर $5,064 फ़ी ऑन्स पर पहुंच गया है, जो आलमी माशी बेयकीनी की इस वक्त अक्कासी कर रहा है। अब एक्सपर्ट से बताते हैं कि आलमी सतह पर महंगाई के साथ जियो पॉलिटिकल कंडीशन के अलावा डॉलर की कमज़ोरी और इन्वेस्टर्स का महफूज एसेट्स में सरमायाकारी की तरफ रुझान इस वक्त सोने की कीमत बढ़ने की असल वजूहात हैं। पाकिस्तान में रुपए की कदर में कमी ने भी मकामी कीमतों को
मज़ीद ऊपर धकेला है और इस वक्त सिल्वर की कीमतें भी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही हैं और इसमें भी वाज़े इजाफा हुआ। फ़ी तोला चांदी 109 रुपये महंगी हुई है, 9,255 रुपये अब इसके रेट हो चुके हैं, जबकि 10 ग्राम चांदी 93 रुपये के इजाफे के बाद अब 7,934 की सतह तक पहुँच चुकी है। आलमी मार्केट में सिल्वर की फ़ी ऑन्स कीमत $87 को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये फ्लक्चुएशन चल रही है और एक्सपर्ट से कहते हैं अगर आलमी मार्केट में ये ट्रेंड बरकरार रहा तो फिर आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। ये फ्लक्चुएशन हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ तो 2 बार हुई, किसी दिन 1 बार कीमत में इजाफा हो रहा है और पिछले 5-6 रोज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही है जब रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ और पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड कमी भी सामने आई है। अब इस एक हफ्ते की जो एक्टिविटी रही है इसकी बुनियाद पर आगे की कोई भी प्रोडिक्शन करना इस वक्त खासा मुश्किल है। बहरहाल आने वाले दिनों में आपको गोल्ड और सिल्वर की कीमतों से मुतालिक भी अपडेटेड रखेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।